नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश देशांतर में आज बात करेंगे सार्वजनिक संपत्ति को लेकर अधिकार और कर्तव्यों की। कई बार अपनी बात को पहुंचाने के लिए शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान होता है। हाल ही की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में इसी प्रकार की हिंसा देखने को मिली, जहां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये समझने की सख्त जरूरत है कि इस तरह के प्रदर्शन न केवल लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि टैक्स अदा करने वाले नागरिकों के धन का नुकसान भी होता है। सरकार के खर्चों पर बोझ बढ़ता है, अशांति फैलती है और आम जन का जीवन भी प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ हाल ही के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को यह खुद से पूछना चाहिए कि क्या जो कुछ उन्होंने किया वो ठीक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बताना चाहते हैं कि वो ये ना भूलें कि अधिकार और कर्तव्य असल में दोनों महत्वपूर्ण हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज जानने की कोशिश होगी कि विरोध जताने के लिए क्यों सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना जरूरी है, क्यों सार्वजनिक संपत्ति को लेकर हमें अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होता। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ प्रकाश सिंह साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक। प्रकाश जी, स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव नंदा, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट। सर, स्वागत आपका। सुशील चंद्र त्रिपाठी भी चर्चा का हिस्सा हैं, पूर्व प्रधान सचिव उत्तर प्रदेश। सर, स्वागत आपका। सर, सबसे पहले त्रिपाठी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। सार्वजनिक संपत्ति को लेकर अधिकार और कर्तव्यों को समझें। सर, उससे पहले ये समझना जरूरी है, असल में सार्वजनिक संपत्ति है क्या सर? किस संपत्ति को हम सार्वजनिक संपत्ति की श्रेणी में रखते हैं? देखिए, जो संपत्ति सार्वजनिक धन से बनाई गई है वो सार्वजनिक संपत्ति है। तो सारी सरकारों की संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है। और सार्वजनिक का मतलब ये हुआ कि हमारी आपकी सबकी संपत्ति है, लेकिन अब उसको उपयोग करने के नियम होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जाए उसको उपयोग करे, उसके नियम हैं, लेकिन उसके बनाने में हम सबका योगदान है। इसलिए हमें महसूस करना चाहिए कि ये हमारी ही संपत्ति है और हमारे कर्तव्य हैं और कि उसकी हम रक्षा करें, सुरक्षा करें और उसे ठीक तरीके से रखें। और ये कर्तव्य बल्कि आर्टिकल 51 है जो हमारे संविधान का, उसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सुरक्षा करना विशिष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो हमारी ड्यूटीज में आर्टिकल 51 में ड्यूटीज में हमारी जो कर्तव्य है उसमें लिखा हुआ है और हमारे अधिकार है कि हमारी संपत्ति है, उपयोग करने के लिए नियम बने हुए हैं, उस तरीके से उसके उपयोग होते हैं। और हमारे धन से बनती है तो उसको नुकसान पहुंचाना, हम अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे करने से किसी का लाभ नहीं है, कोई इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है। आपका जो भी मत है उस मत को कोई बल नहीं मिलता है। ये तो एक अजीब भावना है, अजीब चीज़ है। ये लगता ये है कि ब्रिटिश काल में चूंकि हम एक परातंत्र थे और हमारी सरकार कोई और हुआ करती थी, उनकी संपत्ति को हम डैमेज करके ये सोचते थे कि हम विरोध प्रकट कर रहे हैं। वो भावना अभी तक चली आ रही है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं समझता हूं कि हमें तो विशेष रूप से छात्रों को, चाहे वो सेकेंडरी के छात्र हों या कॉलेज के छात्र हों, उसमें इस बात का, अन्य बातों के साथ साथ इस बात का एक चैप्टर भी रखना चाहिए जिससे उनके मन में ये भावना दृढ़ हो कि ये सब हमारी ही संपत्ति है। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति असल में वो जो हमारे टैक्स के पैसे से, हमारी कोशिशों के बाद, सरकार के एफर्ट्स के बाद हमको मिलती है। लेकिन डॉक्टर नंदा, जब हम बात करते हैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सर इसको डिफाइन करिए। असल में वो कौन कौन से एक्शन है, वो कौन कौन से एक्ट हैं और वो कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिसके बाद हम सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को सही से परिभाषित कर पाते हैं। ये नुकसान है क्या सर? देखिए, 1984 में प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया था, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा पारित एक्ट है, जिसके अंदर जो भी संपत्ति सरकार द्वारा निर्मित है, सरकार के पैसे द्वारा निर्मित है, वो सार्वजनिक संपत्ति है और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आपको 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। हर वो संपत्ति जो सरकार बनाती है, हमें इस बात का बहुत ध्यान से सोच विचार के इस बात को देखना चाहिए कि वो संपत्ति
करदाता के पैसों से बनी है और करदाता आप और हम हैं, और करदाताओं के पैसे से बनी हुई संपत्ति सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है। इसको अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हम स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं। वही संपत्ति देखिए, सरकार के ऊपर के पास कोई खजाने के लिए आसमान से तो पैसे टपकते नहीं है। करदाता के पैसे से सरकार अपने बजट को निर्धारण करती है और उस नीति निर्धारण के मुताबिक जो बजटरी एलोकेशन के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जाते हैं। अगर हमारा पैसा उस सरकारी संपत्ति को ठीक कराने में या पुनर्निर्माण में खर्च होगा तो हमारा जो निर्माण कार्य है जिसमें हमारे देश आगे जाने वाला है वो कहाँ जाएगा। इस प्रकार अगर हम सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति में अपना अधिकार समझें और कर्तव्य ना समझें और कर्तव्यों का वहन ना करें तो ये एक बहुत बुरी बात है और कानूनन जुर्म है जिसके लिए सजा भी हो सकती है। और अब तो ये पिछले साल जैसे चंडीगढ़ के अंदर सिरसा से एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के गुरु को गिरफ्तार करके लेके आया गया तो गाड़ियों के काफिले ने पूरे पंचकूला को रैंसम पे रख दिया गया था। उसके ऊपर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा था कि पूरा का पूरा पैसा उनसे वसूला जाएगा। इसी प्रकार से आज के वक्त के अंदर भी कानून हेल्पलेस नहीं है। आज भी जो व्यक्ति अगर चिन्हित कर लिया जाता है और चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी के माध्यम से, जो व्यक्ति भी चिन्हित किया जा रहा है उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, भले ही उसने वो किसी भी गलत फहमी में या सही फहमी में किसी भी तरीके से अगर उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो ही इज लायबल टू पे। तो कई कोशिशें हैं जैसा कि बता रहे डॉक्टर नंदा, और कई प्रावधान भी हैं जिनके तहत असल में सार्वजनिक संपत्ति को हमें समझने की जरूरत है। चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह भी चर्चा का हिस्सा है। प्रकाश जी, आपको भी चर्चा में लाते हुए सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके मन में ये ख्याल, ये डर क्यों नहीं आता कि देखिए अगर मैंने ये नुकसान पहुंचाया तो मुझ पे ये एक्शन लिया जाएगा। ये डर का अभाव क्यों है सर? क्यों नहीं घबराता वो किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने से पहले? देखिए, डर का अभाव ये दो कारणों से। एक तो जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, एक तो पुरानी एक भावना चली आ रही है ब्रिटिश साम्राज्य के ज़माने की कि भाई हम अब जब कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि विदेशी सरकार के मतलब कि इम्पीरियल पावर की प्रॉपर्टी का हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक ये समझते थे, इसलिए ये भावना थी। अच्छा, भय का अभाव इसलिए है क्योंकि जब सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो मतलब सरकारें ये समझती हैं कि हमारा तो नुकसान हुआ नहीं, और अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ तो जाने दो भाई, इसमें क्या है। अगर कोई कदम उठाएंगे और कोई सज़ा किसी को करेंगे तो सज़ा करने के लिए थोड़ा सा एक नैतिक साहस चाहिए। वो नैतिक साहस हमारी सरकारों में है नहीं। तो ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि वह उपद्रवियों को, बलवाइयों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें छोड़ देते हैं और उनके खिलाफ फॉलो अप एक्शन नहीं लिए जाते। अब 2016 में जाट एजिटेशन हुआ था रिजर्वेशन के मुद्दे पर, उसकी जांच मुझे करने को मिली। उस जांच एजिटेशन के दौरान मुझे ये अंदाज़ा लगा कि करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पूरे प्रदेश में जला दी गई थी, नुकसान पहुंचा दिया गया था, फूंक दिया था या उसको ख़राब कर दिया गया था। अब इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था तो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये सब पैसा इन लोगों से वसूला जाना चाहिए। पर सरकारें, अब सवाल यह है कि अब अगर उन लोगों से आप वसूलने जाएं फिर ये होगा कि वो लोग आप सरकार से नाराज़ होंगे, फिर सरकार को वोट नहीं देंगे। तो ये सब कुल मिला के सारे कंसिडरेशंस राज्य सरकार को कमज़ोर बना देते हैं और राज्य सरकार में हिम्मत नहीं होती है कि हम इनसे पैसा वसूलें। उन्हें लगता है कि ये सारा वोट बैंक हमारा हज़ारों आदमियों का, इस समुदाय का, इस जाति का, इस वर्ग का चला जाएगा। ये मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कम से कम इस दिशा में सोचा और कदम उठाया, और जो कदम उठाया वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में, जैसा कि अभी बताया गया कि 1984 में तो एक्ट पास हुआ था, उसके बाद भी ये देखा गया कि सरकारें इस दिशा में कदम उठाने में बहुत हिचकिचाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेंस ली, इसकी नोटिस लिया, और फिर कुछ उन्होंने 2 कमेटियाँ बैठाई, एक तो जस्टिस नरीमन के चेयरमैनशिप में और एक जस्टिस टॉमस के। इन दोनों कमेटियों ने कुछ अपनी संस्तुति दी। जस्टिस टॉमस कमेटी ने तो कुछ प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में कहा और इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा। नरीमन साहब ने इसमें मतलब वसूली के लिए और कैसे दंडात्मक कार्रवाई की जाए उसके बारे में बताया।
कि दोनों कमेटियों की संस्तुतियों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उन कमेटियों की संस्तुतियों के आधार पे कुछ गाइडलाइंस राज्य सरकारों को प्रसारित की। गाइडलाइंस ये थी कि जब भी कोई बलवा होता हो, सरकारी या प्राइवेट संपत्ति का नुकसान होता है, तो किसी सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जस्टिस को एक अपॉइंट किया जाए, एक क्लेम्स कमिश्नर के रूप में, और उनकी मदद के लिए कुछ एसेसर्स जो ये एसेस करेंगे कि कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, और ये इसकी रिपोर्ट वो क्लेम्स कमिश्नर को देंगे और फिर क्लेम्स कमिश्नर संबंधित हाई कोर्ट को देगा जिस राज्य में बलवा हुआ है, और उसके आधार पर फिर हाई कोर्ट आदेश देगा कि कैसे इन लोगों से पैसा वसूली की कार्रवाई की जाए। तो ये सब प्रावधान तो थे, परंतु यूपी में ही पहली बार मैं देख रहा हूँ कि किसी मुख्यमंत्री में ये नैतिक साहस हुआ है कि चाहे कोई भी हो, हम तो पैसा वसूलेंगे। ठीक है, तो प्रावधानों के साथ नैतिक साहस और पॉलिटिकल विल भी बहुत जरूरी है, प्रकाश जी ये समझाते हुए चर्चा में। लेकिन त्रिपाठी जी, असल में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए इस तरह की घटनाओं के बाद आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्या हमने ठीक किया, लेकिन उस आत्मचिंतन करने से पहले जिस शख्स ने नुकसान पहुंचाया उसको ये तो बोध हो कि उससे गलती हुई है। जब गलती का एहसास होगा तभी तो आत्मचिंतन हो पाएगा। सर में क्यों नहीं होता अपनी गलती का एहसास? हम क्यों सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं? देखिए, ये बोध तो होने के लिए पहले तो उसकी शिक्षा ठीक होनी चाहिए। फिर जो ओपिनियन मेकर्स हैं, और ओपिनियन मेकर्स में हमारे राजनीतिक नेता, हमारी मीडिया, अन्य जो समाज के नेता लोग हैं जी, वो लोग भी एक मत के हों। अच्छा, एक मत के हों कि यह गलत काम है, ताकि जहां भी वो इनसे उसका जो भी संपर्क हो, सब उससे कहें कि तुमने गलत काम किया है। ऐसा होता नहीं है। ये राजनीतिक विवादों के कारण बहुत से राजनीतिक दल इसको शह देते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे जो अन्य समाज के लोग भी हैं वो भी शायद इसको इग्नोर करते हैं। इसके बारे में उसे कोई नहीं कहता कि तुमने गलत काम किया है, बल्कि ये देखा जाए तो सारी परंपरा ऐसी बन गई है। आप देखें विश्वविद्यालयों में जो लड़का सबसे उद्दंड होता है, उपद्रवी होता है, वो नेता होता है, वो नेता बन जाता है। और बहुत से राजनीतिक दल ढूंढते रहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में कौन सबसे उपद्रवी है, कौन सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन करता रहा है, उसको अपने यहाँ ले आते हैं जल्दी, उससे फिर यही काम कराते हैं। तो ये हमारे समाज में जब तक ये सोच में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं सर, पर इसके बीच की एक थिन लाइन है ना। विरोध प्रदर्शन करना, धरना प्रदर्शन करना एक अलग बात। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अब यही बात मैं, आप तो डॉक्टर साहब तो डीलिट हैं इंग्लैंड से, मैं भी 1 साल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहा हूँ। वहाँ बहुत सी सोसाइटीज होती हैं। अच्छा। डिबेटिंग सोसाइटी एक छोटी सोसाइटी है, कल्चरल सोसाइटी है, बहुत सोसाइटी। वहाँ कोई धरना प्रदर्शन करके या इस तरीके से हड़ताल करके कोई नेता नहीं बनता है। तो ये हमारे समाज की भी, एक समाज को भी सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को इतनी तरजीह, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। उनका तो हमें बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली पद्धति में भी आना चाहिए कि अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए। बहुत से देशों में देखिए कंपलसरी जो है नेशनल सर्विस होना चाहिए या नेशनल कैडेट कोर होना चाहिए। अमेरिका में आपने सुना होगा कि मोहम्मद अली कैसियस क्ले को 2 साल के लिए निकाल दिया गया, सारी उसकी चैंपियनशिप छोड़ ली गई क्योंकि उसने वियतनाम वॉर में जाने से इनकार कर दिया था। तो ये हमारे यहाँ भी इन सब चीज़ों के लिए एक माहौल बनाने की बात है, जो कि शिक्षा संस्था से और उसके बाद राजनीतिक दल, मीडिया, सामाजिक जो नेता हैं वो सब इस बात को माने। ठीक है, तो चरणबद्ध तरीके से सभी के सहयोग की जरूरत है, तभी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन डॉक्टर नंदा, तकनीकी पहलुओं पे बात करना जरूरी हो जाता है। असल में किस तरह की गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, कानून क्या कहता है, इससे क्रमवार जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। असल में कानून में किस तरह से परिभाषित किया गया है और इसको फॉलो ना करने वालों को किस तरीके से दंड का प्रावधान है? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, 1984 का कानून है, उसमें दंड का प्रावधान है 5 साल का। लेकिन उससे पहले, इस इशू पे बोलने से पहले मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि हम लोग जब भी बात करते हैं कर्तव्यों के और अपने राइट्स की बात करते हैं, कर्तव्यों के बारे में सब भूल जाते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर हमारा क्या कर्तव्य बनता है। 2 एग्जाम्पल जो बहुत मेन है हमारे कंट्री के अंदर और बड़े रीसेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से करके हमें आज़ादी दिलवाई। उसके बाद अभी वेरी रिसेंटली जो नया एग्जाम्पल है अन्ना हजारे का, जिसमें लोकपाल के, जिसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की
कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और लोकपाल का बिल पास हुआ। सही बात क्या है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसा हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम किसी भी गोल को अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं तो क्या ज़रूरत है बसें फूकने की या प्राइवेट संपत्ति को या सरकारी संपत्ति को ख़राब करने की, तोड़ने की? अब जहाँ तक रह गया सवाल इनको दंडित करने का, तो दंडित तो तब होंगे जब चिन्हित होंगे, और चिन्हित होंगे तो उसके बाद पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केस फाइल कर भी देंगे तो जो नई सरकार आएगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस केसेस को फॉलो अप करेगी, उनको केसेस को विड्रॉ कर लिया जाता है तो कन्विक्शन रेट जीरो हो जाता है। जब कन्विक्शन रेट जीरो हो जाता है तो लोगों के मन में खौफ नहीं रहता। इसलिए ये ज़रूरी है कि बेसिक शिक्षा, बेसिक स्कूल से, हमारे को कॉलेज भी नहीं, स्कूल से हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए कि अहिंसा से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अहिंसा एक ऐसा हथियार है जिसके ऊपर आप मजबूर कर सकते हैं किसी भी सरकार को, चाहे वो विदेशी सरकार हो, चाहे वो आपके अपने देश की सरकार हो, जैसे महात्मा गांधी ने किया, जैसे और बड़े बड़े नेताओं ने किया, जैसे अन्ना हजारे ने किया। हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और करने की क्षमता है हम में। ठीक है प्रकाश जी, असल में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को दोष साबित करने की दर में कहीं पड़ रहा था महज 29.8% है। सर इतनी कम दर के साथ ये कैसे उम्मीद की जाए कि दोष भी साबित हो जाएगा, उस पर केस भी चल जाएगा, उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी? सर कोई स्ट्रांग मैसेज तो जाता ही नहीं ना। फिर अगर इस तरह की घटनाओं के बाद कोई सख्त संदेश गया ही नहीं तो अगली घटनाओं पर रोक लगना कितना नामुमकिन है सर? ये आपने सही कहा कि जब तक हम एक स्ट्रांग मैसेज नहीं भेजेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। वो स्ट्रांग मैसेज किसी राज्य सरकार में किसी सख्त मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, और जब तक इस तरह की सख्ती कार्रवाई जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार है जब तक नहीं की जाएगी और जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि हम सरकारी संपत्ति के नुकसान करने के जवाबदेह होंगे और उसके लिए हमको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश में ये प्रयास हो रहा है और पहली बार मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश में हिंदुस्तान के ये कोशिश एक ठोस तरीके से और एक दृढ़ निश्चय के साथ की जा रही है। ये अगर सही मुकाम तक पहुँच गई, और इसमें ज़रा राज्य सरकार को ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस जो तौर तरीका अपना रहे हैं वो विधि विधान के अंतर्गत हो, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार तो जो डैमेज का असेसमेंट है वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कर सकते हैं अगर उनको अपॉइंट किया जाए, और उनके मदद के लिए कुछ एसेसर्स होंगे। पर प्रदेश में कुछ अखबारों से ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे पुलिस और मजिस्ट्रेसी इसका असेसमेंट कर रही है। तो इसमें तरह ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है वो नियम के अनुसार हो, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार हो, ताकि उसको बाद में चैलेंज न किया जा सके। ये उनकी सोच सही है, उसका कार्यान्वयन हमें विधि और विधान के अंतर्गत सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सही हो। और अगर सही कार्रवाई हो गई तो ये भविष्य में कम से कम उत्तर प्रदेश में का एक उदाहरण रहेगा, और उत्तर प्रदेश में तो इस तरह का कार्रवाई करने के लिए और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने के पहले मैं समझता हूँ आदमी 10 बार सोचेगा। अन्यथा यहाँ पे एक बात एजिटेशन होता है तो कहीं पट्टीदारों का एजिटेशन होता है तो कोई भी एजिटेशन होता है, मतलब कमाल है इस देश में। आप देखिए कितनी फोटो आपने देखे होंगे कि रेल की पट्टी पे लोग बैठे हैं आराम से हुक्का पी रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उनको हटाने की कोशिश में नहीं होती है, क्योंकि अगर हटाएंगे तो हमें ये लोग नाराज हो जाएंगे, हमारा वोट चला जाएगा। तो ऐसे तो हुकूमत नहीं होती है। हुकूमत में कुछ होना चाहिए कि 10 फार है 9 फर्दर। यानी इस रवायत को भी बदलने की जरूरत है। हमारे साथ बीएल वोरा साहब भी जुड़ रहे हैं, पूर्व महानिदेशक सिविल डिफेंस। वोरा साहब स्वागत है आपका। सर असल में कर्तव्य और अधिकार, हमें क्यों ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के अलग हैं? वो एहसास कब पैदा हो पाएगा जब हमें समझ पाएंगे असल में कर्तव्य से जुड़ा ही अधिकार है और अधिकार के बिना कर्तव्य के कोई मायने नहीं है। सर ये गैप भरेंगे कैसे हम? ये देखिए, ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। विरोधी तो बिल्कुल नहीं है, विरोधी होने का मतलब ही नहीं है। और ये दोनों चीजें जो हैं, ये एक तो एक हर इंसान की ड्यूटी भी है और संविधान में भी लिखा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और एज ए पुलिसमैन मेरा तो यही कहना है, जैसे अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि जो फियर जो है ना, फियर इज द की। बाकी ये लंबी चौड़ाई समाज में पढ़ेंगे करेंगे लोग राजनेता समझेंगे, इन सब में तो बहुत टाइम लगेगा।
इमीडिएटली तो यही है कि लोगों को एक बार सजा मिले, ठीक ढंग से मिले। इससे लोगों में थोड़ा डर बैठेगा, इससे थोड़ा डिसिप्लिन आएगा। और ये जो यूपी शुरुआत कर रही है, मैं आशा करता हूं कि और भी स्टेट्स में जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जब तक फियर नहीं होता है तब तक लोग मानते नहीं हैं, बाज नहीं आते हैं। सर, आइडेंटिफाई करना भी तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कैसे पहचान की जाएगी? कह देना ठीक है कि जिन्होंने नुकसान किया भरपाई उससे होगी, लेकिन वो लोग कौन से होंगे सर? देखिए, इसमें पुलिस के अलावा कोई बयान देने के लिए आता नहीं है। आज तक शायद बहुत कम मामले हुए होंगे जिसमें कि मॉब वायलेंस यानी भीड़ द्वारा कहीं अराजकता, हिंसा की गई हो और उसमें किसी की सजा हुई हो। बहुत कम, यहाँ तक कि हत्या भी हो जाती होगी तब भी बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिनमें सजा होती है। प्रॉपर्टी डैमेज का तो बहुत कम केस होगा, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति गवाही नहीं देने को तैयार होता है। इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी से ही हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। ये जो हमारे कैमरा लगे हुए हैं और वो अगर लगातार वो मूवमेंट देख रहे हैं और वो कैप्चर कर रहे हैं, और पुलिस की भी उसमें गवाही होगी, लेकिन पुलिस की अकेले गवाही पर नहीं कोई कन्विक्शन कहीं ऐसे मामलों होता है। इसलिए टेक्नोलॉजी से ही हम इसको चिन्हित कर सकेंगे और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बना के जल्दी से इनका निस्तारण किया जाए। एक बार जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि इसमें सजा होती है और जल्दी होती है, तभी ये बात ठीक होगी, तभी इसका कुछ प्रभाव होगा। ठीक है, जल्दी हो। लेकिन डॉक्टर नंदा, साल 2017 का एक आंकड़ा है कि लगभग 15,000 के आसपास अलग अलग अदालतों में ऐसे केस पेंडिंग है जहां दोष साबित करने वाले या प्रॉपर्टी डैमेज करने वाले मामले चल रहे हैं। सर, इतनी बड़ी संख्या जब होगी तो फिर कैसे जल्दी की उम्मीद करें कि जल्दी जल्दी फैसला होगा, जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा, वो मैसेज जाएगा जिसके जरिए अगली घटना नहीं हो पाएगी? देखिए, मामला दर्ज करना एक चीज होती है, मामले को सबूतों के साथ आगे बढ़ाना कोर्ट के अंदर दूसरी चीज होती है। मामले लंबित रहते हैं सिर्फ इसलिए कि सबूतों का अभाव होता है। लोग जो सबूत के तौर पे, गवाह के तौर पे होते हैं, वो हाजिर नहीं होते हैं। अभी आप कल का परसों का एग्जाम्पल लीजिए, जब जामा मस्जिद के अंदर ये सब, अंदर के गेट के अंदर ये सब बवाल हुआ, तो ड्रोन कैमरे के थ्रू उसको कंट्रोल किया गया। किसी ने बाहर आके, कोई भी एक व्यक्ति, एक भी हिंसा नहीं हुई, क्योंकि सबको मालूम था कि वो चिन्हित कर लिए जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम टेक्नोलॉजी की मदद से आइडेंटिफाई करने के अंदर पोजीशन में रहेंगे तो कोई मजाल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म विशेष का, मैं यहाँ किसी एक धर्म विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर उसको ड्रोन से या किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाए और वो प्रूफ कोर्ट के अंदर दिया जाए तो जल्दी से जल्दी निस्तारण होगा। देखिए, हमारे वी आर इन ए डेमोक्रेसी एंड द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र की ब्यूटी ये है कि हमें राइट है बोलने का, हम अपने इस राइट को एक्सरसाइज करें, और ये तो हमारा राइट है। लेकिन अगर हम इस राइट को एक्सीड करते हैं, क्योंकि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, दिस कम्स विद सम रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हमको ये कोई अधिकार नहीं है कि हम सरकारी संपत्ति को तोड़ के अपने अधिकार का प्रयोग करें। हमको विद इन दैट लिमिटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलना पड़ेगा और उसी के अंदर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी। और तकनीकी कारणों से अगर हम सबूत इकट्ठा कर सकते हैं तो आई एम श्योर कि कन्विक्शन रेट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करने का एक तरीका हो सकता है और अधिकारों के साथ कर्तव्यों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बोध नहीं होगा आगे की तस्वीर सुगम और स्वच्छ नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि कर्तव्यों के साथ अधिकारों की बात होगी और अधिकारियों के साथ हम कर्तव्यों का भी पालन जरूर करेंगे। देशांतर में आज बस इतना ही। आप जानते ही हैं कि आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपके सुझावों का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।